हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 18। हमें दे रखा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ये अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो पहली चीज अपन को यही दे दी है कि जो अर्धवृत्त है वो कितने हैं, 13 है, यानी एन का मान अपने पास आ गया है 13। ठीक है ना। फिर दूसरी चीज, हमें अर्धवृत्तों की त्रिज्या दे रखी है, यानी कि अर्धवृत्त देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और यहाँ पे खत्म, ये अर्धवृत्त है ना। और इसका केंद्र क्या है, ए, पहले अर्धवृत्त का, है ना। इसका केंद्र ए है और इसकी जो लंबाई है वो एल है। तो वृत्त की लंबाई को अपन बोलते हैं परिधि। वृत्त की लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। जैसे अपन परिमाप बोलते हैं ना, वैसे इसकी परिधि होती है। ठीक है ना। फिर ये दूसरा जो अर्धवृत्त है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरह से चलते हुए यहाँ तक आ रहा है, और इस दूसरे का जो केंद्र है वो बी है। पहले वाले का ए था, दूसरे का केंद्र कौन है, बी, और इसकी लंबाई L2 है, ये अपन को दे रखी है। फिर वापस थर्ड वाले पे आते हैं, तो थर्ड वाला अर्धवृत्त यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। अब इस थर्ड वाले का वापस केंद्र जो है वो ए है ना, और इसकी लंबाई L3 आ गई। फिर फोर्थ वाला यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये L4 है और इसका केंद्र बी है। इस तरह से ये चल रहा है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन इसकी लंबाई का सूत्र लिखेंगे, अर्धवृत्त की लंबाई का सूत्र, यानी अर्धवृत्त की परिधि या अपन परिमाप कहते हैं। हालांकि वृत्तों में परिधि को यूज में लिया जाता है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त की लंबाई। ठीक है ना, परिधि भी अपन लिख सकते हैं। तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो वृत्त की जो होती है उसको अपन आधा करना है। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की लंबाई क्या होती है, वो होती है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर इसका नहीं, ये इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। इसकी जो परिधि होती है, लंबाई, वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये वृत्त की होती है। अब अपन को क्या करना है, अर्धवृत्त की, ये वृत्त की है, अपन को अर्धवृत्त की निकालनी, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे अपन, तो ये आधी हो जाएगी इसकी 2 पाई आर। ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा पाई आर, यानी अर्धवृत्त की जो लंबाई है वो क्या आ जाएगी, पाई आर आ जाएगी। इसका सूत्र हो गया। अब इस तरह से अपन पहले अर्धवृत्त की निकाल लेंगे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे पहले अर्धवृत्त की लंबाई, जिसको अपन ने क्या माना है, L1। ठीक है ना। तो पाई आर है, तो पाई तो यहाँ पर रखना ही है। पहले अर्धवृत्त के लिए देखो, यहाँ पे त्रिज्या का मान दे रखा है अपन को, पहले वाले का है 0.5। ठीक है ना। तो आर की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, 0.5। 0.5, तो इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 पाई, इस तरह से। ठीक है। अब दूसरे का निकाल देंगे, तो हो जाएगा दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, दूसरे अर्धवृत्त की होती है L2। ठीक है ना, ये हो जाएगी पाई। और अब दूसरे अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो है 1.0, यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.0 रख देंगे, 1 ही होता है वो। ठीक है ना। तो ये पाई बन जाएगा, 1 पाई। ठीक है। फिर तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, तो तीसरे की होती है L3, तो ये हो जाएगी पाई, और तीसरे की है 1.5 सेंटीमीटर, है ना। तो 1.5 है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1.5 पाई, और इन सबके आगे सेंटीमीटर चल ही रहा है। ठीक है। और फिर चौथा, 4 अपन को दे रखा, तो अपन भी 4 लिख देते हैं। चौथे अर्धवृत्त की लंबाई वो होती है L4। L4 हो जाएगी पाई, और चौथे की है 2.0, यानी कि 2। ठीक है ना। तो ये 2 पाई हो जाएगा, इस तरह से। और इस तरह से आगे चलते जा रहा है कहाँ तक, 13 अर्धवृत्त तक, 13 अर्धवृत्तों तक, यानी n का मान यहाँ पे 13 है। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः है। अब इसकी सूची क्या बन जाएगी, इसकी सूची बन जाएगी सबसे पहले 0.5 पाई, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, और फिर 2 पाई। इस तरह से चलता जाएगा आगे तक, है ना। यहाँ से देखो अपने पास ए का मान आ गया, ए का मान है 0.5 पाई। फिर डी का मान, तो देखो पाई में से 0.5 घटाओगे या फिर इसमें से ये घटाओगे तो वापस 0.5 आएगा। तो पाई डी का मान भी क्या है, 0.5 पाई है। और एन का मान अपन को दे रखा है यहाँ पे 13। ठीक है ना। तो इन 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो कुल लंबाई मतलब ऐसा अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कुल लंबाई, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई का सूत्र बनेगा SN बराबर N/2
फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा d। ये अब इसमें अपन को वैल्यू पुट करनी है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो SN का सूत्र अपन ने लिख लिया था, ठीक है। तो S 13, यहाँ पे 13 है ना, n का मान 13 तो अपन 13 रखेंगे यहाँ पे, बराबर 13/2 फिर 2a। अब देखो यहाँ पे a का मान क्या है, तो a का मान अपने पास है 0.5 पाई और d का मान भी 0.5 है, ठीक है ना। और यहाँ पे 13 है, d और a के मान में पाई को साथ में रखना अपन को। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 और a का मान हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है ना। 2a प्लस n-1 यानी कि 13-1 गुणा में d यानी कि 0.5 और ये पाई, इस तरह से। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 13/2 0.5 है, 0.5 को 2 से गुणा करना है तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। 0.5 का मतलब आधा, और आधे का 2 गुना 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई का पाई बन जाएगा, प्लस 13 में से 1 गया तो 12 और इसको गुणा करना आपको 0.5 पाई से, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आए तो 0.5 को यहाँ पे गुणा कर लेना। देखो देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 0.5 को 2 से, तो 2 पंजे 10, असल में 1, 2 को 0 से करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 सिंगल से पहले पॉइंट है तो 1, तो देखो ये 1.0 मतलब 1 बन गया। ऐसे कैसे यहाँ पर गुणा करना है 12 को 0.5 से, तो देखो 13/2 पाई प्लस, अब 12 का 0.5 मतलब आधा, तो 12 का आधा कितना हो गया, 6 पाई, 6 पाई हो गया ये, ठीक है ना। और नहीं तो वापस यहाँ पे 12 को 0.5 से इस तरह से आपको गुणा कर सकते हो आप, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आया तो 12 का आधा करना है यानी कि 6 पाई हो गया ये। अब पाई प्लस 6 पाई कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 7 पाई, ठीक है। अब पाई का मान 22/7 रखना है, तो 13/2 गुणा 7 तो है ही यहाँ पे, और पाई का मान रख दिया अपने 22/7। अब देखो ये 7 अंश में है और ये हर में है तो ये कट जाएगा, ये 2 हर में है और ये 22 अंश में है तो ये कट जाएगा, तो 11 बच जाएगा। तो 13 गुणा 11, तो 13 को 11 से गुणा करना है, ठीक है ना। एक बार लिख देता हूँ मैं, 13 गुणा 11, तो 13 को 11 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 13 कम 13 हासिल में गया, फिर 13 कम 13 और 1 14, 143, और इसमें क्या है सेंटीमीटर है तो इसके पीछे अपन सेंटीमीटर लगा देंगे, यानी कि S13 का मान क्या आ गया अपने पास, 143 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अब लास्ट में अपन लाइन कौन से लिख देंगे, अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये लाइन आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। हमें दे रखा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगले में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखो यहाँ पर अपन को है ना, जो लकड़ियों के वो होते हैं ना, पेड़ों के तने जिनको काटते हैं उनको लट्ठे बोलते हैं पहली बात तो, ठीक है ना। और ये कुल कितने हैं, 200 हैं, यानी कि जितनी भी पंक्तियों में रखे जा रहे हैं, पहली पंक्ति में मान लो 20 रख दिए, दूसरी में 19, तीसरी में 18 जो कि दे रखा है ना। इस तरह से चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे देखो ये पहली पंक्ति है, यहाँ इसके अंदर 20 लट्ठे हैं, कितने 20, फिर इसके ऊपर वाली पंक्ति इसमें 19 है, फिर इसके ऊपर वाली इसमें 18 है, फिर इसके ऊपर वाली इसमें 17, फिर इसमें 16, इस तरह से चलती जा रही है, ठीक है ना। अब इस तरह से चलती जा रही है तो देखो ये अपना, जैसे अगर हम इसको एपी की तरह देखें तो ये अपने लिए पहला पद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन का मान आ जाएगा 1 पहली पंक्ति, और एन का मान यहाँ पे क्या है 20, क्योंकि इसके अंदर 20 लट्ठे हैं। फिर यहाँ पे एन का मान 2 यानी कि दूसरी पंक्ति, और यहाँ पे लट्ठे एन का मान कितना है 19, फिर एन का मान 3 और एन का मान 18, इस तरह से चलता जा रहा है ये। अब ये कह रहा है कि इन सब का जो योग है वो क्या है, वो 200 है, क्योंकि 200 लट्ठे हैं टोटल। तो इन 200 लट्ठों को यहाँ पे रखने के लिए कितनी पंक्तियां लगेगी, यानी अपन को क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे पंक्ति कितनी बनेगी टोटल, ठीक है ना। और कुल लट्ठे कितने हैं 200, यानी कि एस एन का मान है। इन सबको जोड़ने पर, पहली पंक्ति के लट्ठों को, दूसरी पंक्ति, तीसरी, इन सारी पंक्तियों में जितने भी लट्ठे हैं उन सबको जोड़ने पर अपने पास 200 लट्ठे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुल 200 ही लट्ठे हैं। तो ये जो 200 है ये एस एन का मान है, कुल पदों का योग, सारी पंक्तियों का योग क्या है एस एन, जो कि 200 है, ठीक है। और इसको अपन को क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, यानी कितनी पंक्तियों में इसको रख सकते हैं अपन। तो पंक्ति की संख्या यहाँ पे कौन है, पंक्ति की संख्या मतलब पदों की संख्या, है ना। और वो यहाँ पे अपन ने ले ली एन में, आगे बात समझ में। तो अपन को एन ज्ञात करना है और जो 200 है ये एस एन का मान है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या यानी कि एस एन बराबर अपन को दे रखा है 200, ये अपन को 200 दे रखा है। फिर देखो सबसे पहले दे रखा है अपन को सबसे नीचे वाली पंक्ति, यानी कि पहली पंक्ति में, इसको अपन पहली पंक्ति मार रहे हैं नीचे से पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे टॉप तक चल रहा है अपन। तो यहाँ पर आ जाएगा पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में लट्ठे,
या लट्ठों की संख्या से भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको अपन मान लेंगे A1 है ना, तो पहले पंक्ति में अपने पास आ जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह से दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या या फिर लट्ठे 19, और इसी तरह से तीसरी पंक्ति में लट्ठे ये आ जाएंगे 18। ठीक है ना, लट्ठे कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे इस तरह से। अतः सूची क्या बन जाएगी अपने पास? सूची बन जाएगी 20, फिर 19, फिर 18, इस तरह से चल रही है। ठीक है ना, और कुल कितने हैं अपने पास? 200 लट्ठे हैं। तो यहाँ से देखो 20, 19, 18 के हिसाब से यहाँ पे A का मान अपने पास आ गया 20, D का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 माइनस 19 करो या फिर 19 माइनस 20 करो, तो D का मान आ जाएगा -1। 19 माइनस 20 क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में रहेगी। ठीक है ना, n अपन को ज्ञात करना है, SN अपन को दे रखा है, SN बराबर है 200। ठीक है, तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं अपन SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा D। ठीक है, अब देखो SN का मान अपन को दे रखा है, तो SN का मान रखो यहाँ पे 200 बराबर n/2, n का मान अपन को ज्ञात करना है 2a, a की जगह पे 20 रख दिया, प्लस n का मान ज्ञात करना तो वापस n ही रखेंगे, और D का मान है -1 है ना। ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो आप 1 को माइनस कर दोगे, जबकि यहाँ पे माइनस नहीं करना, ये माइनस जो इस संख्या के साथ में लगा हुआ और इसको गुणा करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे अपन। अब ये 2 जो यहाँ पे भाग में है, इसको इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 200 गुणा 2 बराबर इधर बचेगा n, 20 को 2 से गुणा किया 40, प्लस n-1 और गुणा -1 इस तरह से, तो इधर हो जाएगा 400 बराबर। अब देखो इधर n 40, अब प्लस इधर आ जाएगा अपने पास, इस -1 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का n बनेगा, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अपन ब्रैकेट खोल देंगे तो हो जाएगा 400 बराबर n तो है ही यहाँ पे 40, ये प्लस माइनस माइनस बन गया, -n + 1, तो 40 और 1 ये दोनों अचर संख्या तो जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n और 41 माइनस n। अब इसे n का अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा 400 बराबर n का अंदर गुणा किया तो 41n माइनस n² है ना। अब इसको n² को इधर ले आओ तो n² किसका हो जाएगा? प्लस का, तो n² प्लस का हो गया। 41n को भी इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए इधर आया तो माइनस का, और 400 यहाँ पहले से था तो ये तो प्लस का था तो प्लस ही रहेगा, बराबर में 0। तो देखो ये क्या बन गया अपने पास? द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको सोल्व करना अपन को। ठीक है ना, तो इसको यहीं पे करते हैं, द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं। देखो द्विघात समीकरण आई अपने पास n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। तो देखो सबसे पहला स्टेप, पहले पद को और आखिरी पद को गुणा करना होता है, तो n² को 400 से गुणा करेंगे तो 400n² आएगा, और बीच वाला पद है -41। तो ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पर तो 400 आता है और जोड़ने या घटाने पर 41 आता है। ऐसी दो संख्या सोचनी है। तो इसके लिए देखो आप क्या करो, ये जो 400 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। यहाँ पे 2 का दिया तो 200, फिर 2 का दिया तो 100, फिर 2 का दिया तो 50, फिर 2 का दिया तो 25। ठीक है ना, फिर 5 का दिया तो 5, और फिर 5 का दिया तो 1, इस तरह से। अब अपन को जोड़ने या घटाने पर 41 लेके आना है ना। इन संख्या को अगर आप गुणा करोगे ना किसी भी तरह से करो तो 400 ही आएगा, लेकिन अपन को ये बात ध्यान में रखनी है कि जोड़ने या घटाने पर 41 आना चाहिए। तो देखो इस संख्या के ऐसे पेयर बनाएंगे अपन। तो देखो सबसे पहले इसे बनाते हैं अपन 2-2 के अलग और 5-5 के अलग बनाएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 तो इससे बन रहा है, और 55 25, तो 25 और 16, 25 और 16। ठीक है, कितने होते हैं? जोड़ो इसको, 5 और 6 11 का 1, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो देखो 41 आ गया। यानी कि इसके जोड़े क्या बनेंगे? 25 और 16 बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 41 है वो मुझे माइनस का चाहिए। माइनस का चाहिए मतलब अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, मुझे गुणा करने पर क्या चाहिए? 400n², और जोड़ने या घटाने पर चाहिए -41n। तो इसके अपने पास जो फैक्टर आए हैं, गुणन घटाए, वो आए 25 और 16। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 25 और 16 है ना, और n इसके साथ में रहेगा ही, हमेशा रहेगा n। इन दोनों को मुझे जोड़ना है, और जोड़ने के बाद मुझे आंसर में माइनस भी चाहिए। तो ये दोनों कब जुड़ेंगी? दोनों संख्या कब जुड़ेगी? जब इनके चिन्ह समान हो। दोनों संख्या कब जुड़ेगी? जब इनके चिन्ह समान हो। तो अब ये देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे तो 41 आ जाएगा। लेकिन इनमें बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा बड़ी संख्या के आगे। अब मैंने बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा दिया, लेकिन ये प्लस का है तो असमानचन हो गए तो घट गए, चिन्ह तो समान रहने चाहिए, मतलब 16 के आगे भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा।
अब ये समान चिन्ह हो गए तो अभी जुड़ जाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो माइनस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे दोनों संख्या पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इसको आप गुणा करोगे ना इस फॉर्म में तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 25 को 16 से गुणा करेंगे 400 बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास फैक्टर क्या आ गया, गुणनखंड क्या आ गया, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, दोनों माइनस के हैं, प्लस 400 बराबर 0 इस तरह से। ठीक है, अब इनमें से कॉमन ले लो तो यहाँ पे n कॉमन आ गया, n माइनस 25 ये बच जाएगा। फिर यहाँ पे 16 कॉमन ले लो, प्लस 16 प्लस नहीं माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो n है ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे बाहर चला गया कॉमन में, और प्लस में से माइनस बाहर गया तो पीछे माइनस बचेगा, तो माइनस 25। 400 में से 16 बाहर लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा, 400 में भाग लगाएंगे 16 का तो 25 आ जाएगा बराबर 0। अब दो ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसको एक बार लिखना है, तो n माइनस 25 बराबर 0, और एक बार कौन सा लिखना है, n माइनस 16। ठीक है ना, तो n माइनस 16 एक बार ये लिखना है बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ पर एक बार n माइनस 16 अलग लिखना है, एक n माइनस 25 अलग लिखना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपका आगे, या फिर आप चाहो तो एक सेकंड कन्फ्यूज ना हो आप, एक बार n माइनस 16 लिख दो और एक बार n माइनस 25, ये जो सेम ब्रैकेट उसको एक बार लिखना है। अब इस फॉर्म में लिखना है इसको, देखो तो आ जाएगा n माइनस 16 बराबर 0, एक तो ये, और एक आ जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। ठीक है ना, तो इधर से आ जाएगा n बराबर 16 और इधर से आ जाएगा n बराबर 25। ठीक है ना, यानी कि पंक्ति की संख्या या तो 16 बनेगी या तो 25 बनेगी। तो अब दो आंसर आ रहे हैं, कौन सा सही है, तो अपन जो है टॉप वाली पंक्ति में जो है लट्ठों की संख्या निकालेंगे टॉप वाली में। तो यहाँ पे देखो पंक्ति की संख्या अगर 16 है तो n बराबर अगर अपन 16 ले तो अपन को a16 निकालना है, क्योंकि अपन नीचे से चल रहे हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। अब n का मान 16 है, मतलब यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ बनेगी, 16 पंक्तियाँ बनेगी। तो 16वीं पंक्ति सबसे ऊपर वाली होगी, तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, तो यानी कि a16 अपन को निकालना है, 16वें पद का मान। तो a16 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 15d, a प्लस 15d ये हो जाएगा a16। तो a का मान अपने पास क्या है, a का मान 20 है प्लस 15 और d का मान है -1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास d का मान -1 आ गया, a का मान 20 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस, और 15 को 1 से गुणा किया तो 15, और 20 माइनस 15 कितना आ गया, 5 आ गया। 20 माइनस 15 कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि टॉप अगर n का मान 16 है, यानी पंक्ति की संख्या 16 है, तो जो टॉप वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली उसमें 5 लट्ठे आएंगे। ठीक है ना, अब ये चीज़ इसके लिए करते 25 के लिए, तो n बराबर 25 लेने पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, दिख तो रहा है सही से, देखो अब n बराबर 25 रखने पर a 25 का निकालेंगे, यानी अगर अब मान लें कि भाई पंक्ति की संख्या 25 है तो a 25 निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा a प्लस 24d। ठीक है, तो a का मान है 20 प्लस 24, d का मान -1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस, और 24 को 1 से गुणा किया तो 24, तो 20 माइनस 24 आने के -4, यानी कि a 25 वाली पंक्ति में अगर पंक्ति की संख्या 25 है तो लट्ठों की संख्या -4 होगी। तब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे कि लट्ठों की संख्या जो है वो माइनस में हो सकती है क्या, भी 200 लट्ठे हैं, या तो किसी पंक्ति में लट्ठे आएंगे या तो नहीं आएंगे, यानी लट्ठों की संख्या 0 हो जाएगी, माइनस में लट्ठे नहीं आ सकते। तो ये वाला जो मान है 25 वाला वो संभव नहीं है, यानी कि कौन सा वाला सही है, अपना 16 वाला सही है। ठीक है ना, यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी आ जाएगी, पंक्ति की संख्या 16, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना है। ठीक है ना, 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जाएंगे, तो 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे, तथा सबसे ऊपरी वाली पथ सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, 5 लट्ठे आएंगे। ये लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखें और फिर एक बार बिना देखे रफ कॉपी में ट्राई करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। हमें दे रखा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है इस तरह से, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं, तो n का मान अपने पास कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है ना, देखो ऐसे यहाँ पे बाल्टी है, यहाँ पे पहला आलू है जो कि बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, फिर इसके बाद जितने भी आलू है वो सब 3-3 मीटर की दूरी पर है, ये इससे 3, फिर इससे 3, फिर इससे 3, ऐसे। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है वो, फिर निकटतम आलू को उठाएगी, फिर उसको उठाकर वापस बाल्टी में डालेगी, फिर वापस जाएगी, फिर इसको उठाएगी, फिर इसको उठाकर बाल्टी में डालेगी, फिर वापस जाएगी, इसको उठाएगी, फिर इसको उठाकर बाल्टी में डालेगी। इस तरह से वो चलती जाएगी। ऐसे नहीं है कि वो आकर सबको एक साथ उठा के फिर डाल दे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, ये एक रेस है, गेम है एक, तो इसको किस तरह से चलना है, इसमें रूल है कि पहले ये निकटतम आलू को उठाना है, फिर इसमें डालना है, फिर वापस इसको उठाना है, फिर इसमें डालना है, फिर वापस इसको उठाना है, फिर इसमें डालना है, इस तरह से। तो इस प्रकार से उसने इन सभी आलूओं को उठाने में कुल कितनी दौड़ी है, ये दूरी आपको निकालनी है। कुल कितनी दूरी जो है दौड़ी है ये आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले
अपने यहाँ पे लिखेंगे पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरी बराबर। अब पहला आलू देखो यहाँ से स्टार्ट करना चलना तो हो जाएगी 5 मीटर, इधर 5 मीटर हो गया, फिर यहाँ से वापस बाल्टी में तो 5 मीटर, ये तो 5 5 कितना होगा 10 मीटर, यानी कि 5 मीटर वो दौड़ रही कितनी बार 2 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 मीटर। तो पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए उसने कुल कितनी दौड़ दौड़ी है 10 मीटर की दौड़ दौड़ी है ना। इसी प्रकार तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार दूसरे आलू के लिए दौड़ी गई दूरी। अब देखो दूसरे आलू के लिए क्या है, तो देखो पहला आलू यहाँ पे हो गया, फिर इसको बाल्टी में डाल दिया। अब दूसरे आलू को देखो, तो दूसरे आलू के लिए वो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक मतलब 5 मीटर तो ये, फिर 3 मीटर ये, तो कितना हो गया यहाँ तक आने में 8 इधर और 8 वापस जाने में, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, तो 16 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला दूसरा आलू को उठाने के लिए, तो दूसरा आलू को उठाने के लिए कुल कितनी दौड़ हो गई यहाँ पे 5 + 3 यानी कि 8, और 8 को 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 2, 8 × 2 मतलब कि 16 मीटर, इस तरह से। ठीक है, तीसरे आलू के लिए दौड़ी गई दूरी, यहाँ पे दौड़ी गई दूरी लिख देना। ठीक है, अब तीसरे आलू पे आ जाओ, तो देखो तीसरे आलू के लिए 5 मीटर ये, 3 मीटर ये, 8 8 और 3 11, तो 11 मीटर हो जाएगा। तो 11 मीटर को कितने बार दौड़ना पड़ेगा 2 बार, तो 11 × 2 बराबर हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22 मीटर। ठीक है, इस तरह से चलती जाएगी। 10 आलू को उठाना है तो अपने यहाँ पे लिख देंगे अतः, तो सूची क्या बन गई अपने पास 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर, और इस तरह से चलती जाएगी। कितने आलू के लिए 10 आलू के लिए, तो अपन यहाँ पे n का मान रख देंगे 10। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो a का मान अपने पास आ गया 10, d का मान अपन को निकालना, तो d का मान क्या है 22 में से 16 माइनस कर दो, या फिर 16 में से 10 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, और n का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे 10 आलू है, n का मान कितना है 10, n का मान कितना है अपने पास 10 है। ठीक है, अपन को क्या निकालना, कुल दौड़ निकालनी, कुल दौड़ मतलब SN अपन को निकालना, S10 अपन को निकालना। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे निकाल देंगे अतः दौड़ी गई कुल दूरी SN बराबर n/2 2a + n - 1 गुणा d। अब SN n की जगह पे क्या रखेंगे 10 रखेंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा S10 बराबर 10/2 2a, 2 और a का मान है 10, फिर n - 1, तो n का मान है 10 - 1 और गुणा d का मान है 6। ठीक है ना, 10/2 हो गया 5, 2 को 10 से गुणा किया तो 20, प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 20 प्लस 9 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 9 × 6 = 54। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 5 और 54 और 20 कितने हो जाएंगे 74, और 74 को 5 से गुणा करना है, तो देखो 4 को 5 से 4 × 5 = 20, असल में 2 हो जाएगा 7 × 5 = 35, 35 और 2 37, 370 और अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे मीटर, 370 मीटर। अब लास्ट में आपको लाइन क्या लिखनी है, लास्ट में लाइन अपन को इसमें से लिखेंगे क्वेश्चन में से, है ना, जो भी है, और आपने देखा भी होगा, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं लाइन। तो अपन ने क्या निकाला है कि 10 आलू को दौड़ने के लिए दौड़ी गई कुल दूरी, ये निकाला है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः 10 आलुओं के लिए दौड़ी गई कुल दूरी 370 मीटर है। ठीक है ना, ये आपका हो गया क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पर नहीं जाना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, उससे छोटा आंसर है, इतने से आंसर हो गया। ठीक है ना, तो हमेशा क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है, तब वो आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है ना, कोई इसमें भारी काम नहीं है। अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, जो कि इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने दी थी, अगर वो आपके लिए क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है इसमें। ठीक है, तो अगर बेसिक आप सीखना चाहो तो आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है, तो इसको शेयर करना है, खूब शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।